नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर को लेकर इन दिनों काफी हलचल है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जम्मू कश्मीर के 14 बड़े नेताओं ने 8 पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों ने लंबी मुलाकात की। 3-3.5 घंटे ये मुलाकात चली। लेकिन इस मुलाकात का हश्र क्या है? इस मुलाकात के बाद क्या जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य हो जाएंगे? क्या जम्मू कश्मीर को एक बार फिर से स्टेटहुड का दर्जा मिलेगा, यानी फिर से वो राज्य का प्रदेश का दर्जा मिलेगा? क्या जम्मू कश्मीर में धारा 370 एक बार फिर से वापस लौटेगी? और क्या जम्मू कश्मीर में जो आतंकवाद का साया है वो खत्म हो जाएगा? क्योंकि जब धारा 370 को पिछले अगस्त 2019 को हटाया गया था, तब यही कहा गया था कि कश्मीर के अंदर आतंकवाद सिर्फ धारा 370 की वजह से है। तो पिछले 2 सालों के अंतर्गत क्या जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के हालात बदल गए हैं? कई ऐसे मुद्दे। और दूसरा सवाल इस बात को लेकर ये कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ये कश्मीर के नेताओं के साथ मुलाकात की है, इसका मतलब क्या है? क्या कोई अंतर्राष्ट्रीय दबाव काम कर रहा है, या वह वाकई में जम्मू कश्मीर के हालात को लेकर चिंतित है, वहां लोकतांत्रिक प्रक्रिया शुरू करना चाहते हैं? क्या कुछ है जम्मू कश्मीर में? इस पर बातचीत करेंगे। आज हमारे साथ खास मेहमान है राधा कुमार जी। हम आपको उनका परिचय बता दें कि अक्टूबर 2010 को जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, तो जम्मू कश्मीर को लेकर एक 3 सदस्यीय इंटरलॉकुटर का पैनल बना था, जिसमें राधा कुमार जी थी। और तकरीबन 1.5-2 साल तक मेहनत करने के बाद एक रिपोर्ट तैयार हुई थी, जो रिपोर्ट उस वक्त की सरकार को सौंपी गई थी। उस रिपोर्ट पर कोई खास अमल नहीं हुआ था, लेकिन उस रिपोर्ट में एक बात बहुत स्पष्ट तौर पर कही गई थी, और वो ये थी कि प्री 1953 पोजीशन को लाना मुश्किल है, लेकिन जो वहां से अब तक के जो कानून बने हैं उनको एक बार से रिव्यू करने की जरूरत है। तो राधा कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। मेरा पहला सवाल है कि जिस तरीके से कश्मीर के ऑल पार्टी मीटिंग हुई है प्रधानमंत्री जी के साथ, 3-3.5 घंटे की मीटिंग चली है, उसको आप किस नजर से देखती हैं? मुझे तो ये बहुत बड़ी अफसोस लगी कि इस मीटिंग में प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर जो हैं, इन्होंने कुछ ज़्यादा ऑफर नहीं किया। जो उन्होंने कहा कि आपको डिलिमिटेशन करना है, उसके बाद इलेक्शन होंगे और सिर्फ उसी के बाद हम कभी देखेंगे जब हम सोचते हैं ठीक वक्त हो कि स्टेटहुड आएगा। अब जी। इसमें ये सबसे बड़ी तो प्रॉब्लम ये है कि आपने इन सब लोगों को जेल में डाला यूं ही कि आप पहले तो धारा 370 को वापस लें, मतलब रद्द करें एक तरह से, और दूसरी तरफ कि आप ये रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बनाएं, जिसमें वो डिवीजन भी बांटा भी जाए और स्टेटहुड भी जाए और यूनियन टेरिटरी की स्टेटस हो। तो ये कह रहे हैं इन लोगों से कि ठीक है, हमने आपको जेल में डाला, आप वो सब भूल जाइए और जो चीज हमने आपको जेल में डाल के किया, वही चीज अब आप अपना लें। अब ये तो बिल्कुल नामुमकिन है, कोई भी पार्टी के लिए नामुमकिन है। ये तो मैं क्या कहूँ, इसका एनालॉजी तो यही हो सकता है कि आप भाजपा से कहते इमरजेंसी के टाइम इंदिरा गांधी जी कहती कि हाँ हाँ हमने आपको जेल में डाला है, पर आपको मानना चाहिए कि हम इस देश के की महारानी हैं। जी। वही बात। अब जी। आप जी। ही सोचे भाजपा कभी ऐसी चीज मानेगा जी। क्या? जी। खैर, तो दूसरी ये बात है कि जब आप उनको इस तरह के ऑफर देते हैं, तो उसका एक ही नतीजा निकल सकता है। अगर जी। वो माने तो वो बिल्कुल उनकी सारी जो क्रेडिबिलिटी है वो चली जाएगी। जी। वैली के जो लोग हैं, कश्मीर घाटी के लोग, वो तो यही कहेंगे कि इन्होंने तो फिर एक बार और हमें बेच दिया। अब ये प्रॉब्लम एक तरफ। दूसरी तरफ, अगर वो इलेक्शन में भाग ना लें, तो फिर वो खुलेआम फील्ड बन जाती है। भाजपा के कैंडिडेट चुनौती जीत सकते हैं बिना कोई कंपटीशन, जी। अकेले अनअपोज्ड। और उनकी जो एलाइड पार्टीज हैं, जैसे ये अपनी पार्टी वगैरह, ये भी खड़े हो सकते। तो ये तो कोई चॉइस है नहीं इसमें तो
है ही नहीं। हम्म, और देखिए, अगर आप सोचें कि ये लोग आए क्यों, हम्म, ये यूं आए कि उनको कुछ ना कुछ आश्वासन तो दी गई होगी कि हम्म, खुलेआम बातचीत होगी। हम्म, शुरुआत से ये कह रहे थे कि यहाँ कोई प्री कंडीशन नहीं है, इस हम्म, मीटिंग में हम इसलिए जा रहे हैं। हम्म, वो भी सच, कोई प्री कंडीशन पब्लिकली तो हम किसी ने नहीं देखी। तो जी, आशा तो ये थी कि खुलेआम बात होगी और उस बात से निकल के कोई नतीजे आएंगे। अगर इस मीटिंग में नहीं तो आने वाले अगले 2 3 4 मीटिंग के बाद कुछ प्लान ऑफ एक्शन निकलेगा। पर इसमें ये हुआ कि उन्होंने तो बस साफ कह दिया कि पहले ये फिर वो। हम्म, अब देखना है कि अगर ये असल में चाहते हैं कि दूरी जाए और कश्मीर के भी कोई हक सुने जाएं, तो इनको एक और मीटिंग जल्दी से बुलानी चाहिए। जी, उनको कहना चाहिए कि जो हमने सुना पार्टीज से, जी, अ, वो उस पे हम सोच रहे हैं और सोच रहे हैं कि क्या हम एक कंसेंसस उपाय निकाल सकते हैं इसमें से। जी। और फिर अगले बैठक में हम मोर कॉन्क्रीटली बातचीत करेंगे कि क्या 1 2 3 4 क्या क्या होना चाहिए। पर राधा कुमार जी, क्या आपको आपको ये लगता है कि जम्मू कश्मीर में अगर स्टेटहुड वापस लौटा दिया जाए तो कश्मीर के लोगों का कुछ विश्वास बढ़ेगा सरकार को लेकर? विश्वास तो आप जानते हैं अच्छी तरह से, मुझसे भी बेहतर। विश्वास तो बहुत बड़ी चीज होती है। ये हम ये सोचें कि हमारे देश में या किसी भी डेमोक्रेसी में वोटर जो है वो पार्टी को वोट पूरे विश्वास पे तो नहीं देती। वो जी, तो कहती है वो शायद कुछ हमारे लिए कर देंगे। बॉटम लाइन होता है ना कि या तो हमारी नौकरियां बेहतर होंगी या हमारे एजुकेशन, बच्चों के लिए स्कूलें बेहतर होंगी या कुछ ना कुछ इस तरह से हम सोचते हैं। जी, तो उसी उसी यार्डस्टिक तो को अगर हम इस पे लगाएं, कश्मीर के लोगों की विश्वास तो सदियों से, मतलब पिछले 50 साल कम से जी, क्या कहे, 50 70 ही कहना चाहिए, हम्म, धीरे 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 वो घटती गई है। हम्म, 1 2 मौके थे जब वो 2002 से 2008 9 का पीस प्रोसेस था। उस वक्त कुछ विश्वास थोड़ा सा वापस आने लगा, या विश्वास क्या कहें, आशा आने लगी जी, कुछ। जी, विश्वास बनने में शुरुआत हो रही थी, वो सब फिर तोड़ दी गई। पीस प्रोसेस भी बंद हो गया। जब नई सरकार आई मोदी की, तो उन्होंने तो वो सब निकाल दिया और हम्म, कहा इन लोगों से तो बात भी नहीं करनी हमें। हम्म, तो वहीं का वहीं वो मामला पटक हो गया। हम्म, अब जब पीस प्रोसेस रुकता है इस तरह से, तो लोगों की जो अ, अविश्वास जी, बढ़ती है, हम्म, वो ज्यादा बढ़ती है। हम्म, ये चीज हम अपने देश में हमने कभी समझा नहीं है कि हम्म, हर बार आप एक पॉजिटिव इनिशिएटिव को रोकेंगे या सस्पेंड भी करेंगे, जी, तो अविश्वास जो है वो दुगनी तिगनी तरह हम्म, बनेगी। तो इस माहौल में फिर आते हैं हम 2019 पे, अगस्त जी, 2019 में जो ये 370 रीऑर्गेनाइजेशन, उस वक्त तो ये लगा कि जो कश्मीर के लोग हैं, जम्मू के कम, लद्दाख के कम, ज्यादा कश्मीर वालों का दिल में पूरा हमारे देश से अलगावपंथी हम्म, बढ़ा, हम्म, जो अलगावपंथी पहले नहीं थी हम्म, इस हद तक या पूरे समाज में। वो एक तरह से क्या कहें, 98% हम्म, हम्म, वैली के 98 कम से कम लोग हम्म, कहने लगे कि अगर हमारा कभी मौका मिलेगा तो हमें जाना है, हम्म, हमें इस देश के साथ नहीं रहना है। हम्म, अब ये चीज है जो अब हमें ओवरकम करनी है, हमें कोई रास्ता ढूंढना है हम्म, कि ये ऐसे नहीं चल सकता। अब आप ही सोचें
अगर हम एब्स्ट्रैक्ट कहीं मॉरल तौर पे, अपने फैमिली के तौर पे, अपने नौकरी प्रोफेशनल कम्युनिटी के तौर पे सोचे, तो हम अगर हम पे ऐसा बर्ताव होता तो हम क्या मांगते? हम सिर्फ ये तो नहीं मांगते कि वो वापस दो जो हमारी थी। हम तो उससे बढ़ के भी ज्यादा मांगते कि कॉम्पेंसेशन हो, कि ये गारंटी हो कि ऐसी चीज कभी फिर से नहीं हो सकती, है ना? जी। मुझे तो ये लगता है कि अगर कोई भी सीरियस सरकार होती जो असल में अमन चाहती, वो सबसे पहले तो वो प्रश्न अपने आप से पूछती कि अब हमें क्या करना पड़ेगा। राधे जी, जो बात आप कह रही है, आपको लगता है कि सरकार को आप जो को मानती को गंभीर नहीं है इस कश्मीर समस्या को लेकर, या जिस तरीके से उन्होंने धारा 370 को निष्प्रभावी कर दिया, एब्रोगेट किया है, उससे आपका मानना है कि कश्मीर के हालात और बिगड़ गए हैं? तो एक डेमोक्रेटिकली जी। इलेक्टेड गवर्नमेंट क्यों नहीं चाहेगी कि कश्मीर में हालात सुधरे? अ, अच्छा, आप सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहे जी हैं ना? जी जी नेशनल गवर्नमेंट की? जी जी जी। जी। अ, मैं क्या कहूँ? मतलब मुझे हरदम बुरा लगता है हाँ, कि मैं अपने सस्पिशन हाँ, को आवाज दूं, हम्म, पर मुझे ये एक बात तो मुझे नजर में आता है कि यहाँ थोड़ा वो पुराना मनुवाद कि डंडा लेके हम्म, चुप करो हम्म, लोगों को, कि थोड़ा वो जो सोच है वो अभी तक कहीं न कहीं इनके दिमाग में, इनके एक्शंस में है, हम्म, हम्म, जो डेमोक्रेसी में बिल्कुल नहीं चल सकता। हम्म, डेमोक्रेसी की तो शुरुआत ये है ना कि लोगों की आवाज और लोगों की इच्छाएं और लोगों की जो एस्पिरेशंस हैं वो सबसे पहले देखी जाएं। जी। तो आपको आपको लगता है कि सरकार ने धारा 370 हटा के बहुत बड़ी गलती की है? बिल्कुल। सबसे पहली तो गलती ये थी कि इन्होंने एक कोalition सरकार बनाई, जी वो कश्मीर के जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है पीडीपी उनके साथ। जी। अब वो कोalition अच्छी ठीक तो चली नहीं, फिर इन्होंने तो ऐसे ही विथड्रॉ कर लिया, निकल गए। उस सरकार को इन्होंने टॉपल कर दिया, तोड़ दिया। अब वहां से शुरू हुई, क्योंकि उसी वक्त से कश्मीरियों को लगा कि ये लोग तो खेल कर रहे हैं। ये प्रॉब्लम है। तो शुरू से जब आपने ये सिनिसिज्म की तरह दिखाया कि भाई हम तो खेल कर रहे हैं, असल में हम तो ये सरकार को नहीं चलाना चाहते, ना हम चाहते हैं कि जो अमन की यात्रा है वो आगे बढ़े। अब पाकिस्तान के साथ भी जो भी क्रॉस बॉर्डर फायरिंग वगैरह सब एस्केलेट होता होता गया। हम भूल जाते हैं कि असर तो सबसे पहले जम्मू और कश्मीर के लोगों पे पड़ता है जी। उसका। राधा जी, जो बात आप कह रही हैं, अगर आज के कश्मीर के नेताओं के बारे में बातचीत करें, तो कश्मीर के जो ये लीडर्स हैं, इनके पास ऑप्शन क्या है? आपने कहा कि अगर वो चुनाव में हिस्सा लेते हैं तो भी फंसते हैं, और नहीं चुनाव में हिस्सा लेते तो भी फंसते हैं। अगर आप उनकी जगह पे होती तो आप क्या करती? क्या आपको लगता है कि इन तमाम राजनीतिक दलों के, चाहे फारूक अब्दुल्ला हो, उमर अब्दुल्ला हो, महबूबा मुफ्ती हो, इनको चुनाव में शिरकत करनी चाहिए? क्योंकि दूसरा कोई रास्ता आज की तारीख में है ही नहीं, और अगर वो चुनाव में शिरकत नहीं करती हैं तो वो स्पेस कोई और लोग भर लेंगे। और अगर ये शिरकत करते हैं तो फिर डर इस बात का ये है कि लोग इनको रिजेक्ट कर देंगे। आपको क्या लगता है? देखिए इस वक्त ये रिजेक्शन का खतरा थोड़ा कम है, हम्म, क्योंकि भाजपा के खिलाफ इतना गुस्सा है कि लोग कहेंगे कोई बात नहीं, फिर भी हमें इन्हीं को वोट देना चाहिए, जी। पीडीपी और एनसी वालों को। हम्म, पर इससे बड़ी समस्या एक है, हम्म, और वो ये समस्या है कि आप क्या ये धारा 370 की रिमूवल
और रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को मानेंगे, क्योंकि अगर वो जो सरकार पीएम साहब ने कहा है कि आप इस तरह से कीजिए डिलिमिटेशन वगैरह, उसका तो यही मायने आता है कि जी। आप वो सारी जो चीजें हैं उनको एक्सेप्ट कीजिए, मानिए। अब अगर वो करते हैं तो मैं तो एक ही चीज कह सकती हूँ, शायद उनको फिर भी वोट मिलेंगे, पर ना तो कोई सरकार चलेगी, ना कोई अमन आएगा, ना कोई स्टेबलाइजेशन आएगा, मिलिटेंसी तो बढ़ेगा, ये लोगों भी टारगेट बन जाएंगे साथ साथ। जैसे भाजपा के काउंसलर्स आजकल टारगेट है, वैसे ये भी टारगेट हो जाएंगे, पहले भी हुए हैं वैसे तो। सबसे ज्यादा लोग तो एनसी ने ही उनके मारे गए हैं। खैर, तो सबसे बड़ा खतरा तो ये है, आप अगर ये मानेंगे ये रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, वो इनके लिए सबसे बड़ा खतरा है, उनकी पार्टियों के लिए, पर इनके प्रिंसिपल्स, इनके कन्विक्शन और कश्मीर के लोगों के लिए ये सबसे बड़ा लॉस होगा। आप जो हिंट कर रही हैं उसके हिसाब से अगर ये राजनीतिक पार्टी अगर चुनाव में हिस्सा लेती हैं और आइदर वे जम्मू कश्मीर के अंदर आने वाले समय में हिंसा बढ़ेगी, आतंकवाद बढ़ेगा, आप ये कहना चाहती हैं? जी, मैं कहना चाहती हूँ कि एक तो इनके पास ये उपाय तो है कि ये अपना ये मुद्दा रखें कि पहले स्टेटहुड, ये रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंडर हम नहीं इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। अच्छा, अब देखें कि ये तो एक वो क्या कहते हैं गेम ऑफ चिकन है कि क्या सरकार फिर ये कहेगी कि चलो ठीक है, हमने आपको ऑफर किया, आपने मना कर दिया, अब हम चलाएंगे। चांस तो है कि वही कहेंगे कि ठीक है, ऑफर किया, हम चलाएंगे, अब आप सोच लो आप इसमें हिस्सा लोगे नहीं लोगे। पहले भी हमने देखा है कि लोगों ने प्रॉक्सी कैंडिडेट लगाए हैं। ये पहली जो पंचायत 2018 की पंचायत इलेक्शन में पार्टियों ने तो हिस्सा नहीं, बॉयकॉट किया, पर उनकी तरफ से या उनके सिंपथाइजर काफी आए और काफी इलेक्ट भी हुए। तो ये भी उपाय उनके लिए रह सकता है। तो सरकार को कोई कुछ खास घमंड का वजह नहीं हो सकता है इस चीज में। अगर वो ये कहें तो फिर भी सिलसिला खुला है उनके लिए। उसके बाद क्या होगा, आप असेंबली बनाएंगे, असेंबली में जो कैंडिडेट होंगे वो तो यही कहेंगे कि हमको स्टेटहुड चाहिए और हमको कुछ ना कुछ स्पेशल स्टेटस भी चाहिए। अब फिर क्या होगा? बात तो यही है ना, सब बेहतर तो ये है कि आप पहले ऐसी चीज नेगोशिएट कीजिए जो सारी पार्टियां एक्सेप्ट कर सकती हैं जी। वो है स्टेटहुड। उसके बाद आपको ये भी मानना पड़ेगा कि इस सरकार से वो स्पेशल स्टेटस नहीं मिलेगी तो कोई और सरकार आएगी। ये चैप्टर आप ऐसे बंद नहीं कर सकते जो आप कहते रहते कि ये बंद है फॉरएवर फॉरएवर। मैं तो आपसे पहले गुजर जाऊंगी, पर मैं मानती हूँ कि आपके बच्चे के, मेरे बच्चे के, हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन के बच्चे में इस के समय में वो इश्यू इतनी आसानी से, वो मुद्दा नहीं जाने वाला इतनी आसानी। आपके कहने पर का वो मतलब ये कि मोदी सरकार को कम से कम स्टेटहुड तो जरूर बहाल कर देना चाहिए जम्मू कश्मीर के अंतर्गत, अगर वो वाकई में लोगों का भरोसा जीतने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद स्पेशल स्टेटस के बारे में सोचना चाहिए। क्या आपको लगता है कि धारा 370 दोबारा वापस लौट सकती है जम्मू कश्मीर में? क्योंकि वो एक बड़ा मुद्दा है और उसकी वजह से भी लोग अपने आप को बेटरेट फील करते हैं, और उनको ये लगता है कि जो उनके अपने लीडर्स थे उन्होंने भारत सरकार के साथ इतनी दोस्ती की, लेकिन उसका नतीजा क्या निकला, उनके साथ सरकार भी बना ली, लेकिन अंत में क्या हुआ, धारा 370 को हटा दिया। तो धारा 370 को क्या कभी वापस लाया जा सकता है क्या? देखिए, इसमें दो तीन बातें हैं। एक, सबसे पहले तो एक रास्ता है कि हम सोचें कि हमारा जो, हमारे देश का जो फेडरल कैरेक्टर है वो कमजोर है।
उसको तो पक्का करना ही है। फेडरलिज्म हैज टू ग्रो, वो बढ़ना है। जो स्टेट्स के हक है और जो सेंटर के हक है, उनमें कुछ ना कुछ तो इक्वालिटी लानी पड़ेगी। जी टैक्स, ये सब चीजें तो होनी ही पड़ेंगी। ये शुरू हो गई थी। आप देखें तो ये 2014 से पहले अगर हम 90s से लें, लेट 90s से 2010s तक लें, तो काफी फेडरलिज्म में इम्प्रूवमेंट हो रही थी। धीरे 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 स्टेट सेंटर की के जो रिलेशनशिप थे वो बेहतर हो रहे थे। अब अगर हम उस दौर से देखें, फेडरलिज्म के दौर से, तो फिर जम्मू कश्मीर के भी जो सेल्फ गवर्नेंस के हक हैं वो उसमें फिट हो सकते हैं। जो जम्मू कश्मीर का पैकेट डील है वो और स्टेटों के साथ भी हो सकता है। उसका ये मतलब, ये तो सिर्फ यूनियन को ताकत देगी, ये यूनियन को कमजोर नहीं करेगी। क्योंकि जो लोग चाहते हैं कि हम भी अपने अपने जीवन में की जो चॉइसेस हैं उनमें हिस्सा लें, कि हमारा कहाँ पानी आएगा, हमारा ये वो चीज कहाँ से आएगा, तो फेडरलिज्म से ही आती है पॉलिटिकली। और वो है कोर 370 का कोर, 71 नागालैंड, उसका भी पीस अग्रीमेंट का कोर यही है, सेल्फ गवर्नेंस। तो वो एक रास्ता हो सकता है। दूसरा है ये कि 370 जो है, बहुत लोग एक दो बार बीजेपी के राम माधव इस तरह के लोगों ने कहा है, हाँ 370 तो गई, पर शायद 371 के अंदर हम एक और ला सकते हैं, ABCD के जो भी हो सेक्शन ला सकते हैं। अब देखिए, नाम में तो कुछ नहीं है, इसको 370 कहिए, 371 कहिए, 500 कहिए, जो भी चाहते हैं। सेंट्रल बात तो ये है कि सेल्फ गवर्नेंस हो। अच्छा, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, क्यों मैं कहती हूँ कि ये मुद्दा जाने नहीं वाला, वो ये है कि आप अपने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को देखेंगे तो उसमें, और जो महाराजा ने साइन किया था उसमें एनेक्स्चर है जो बड़े साफ तौर पे कहती है कि क्या हकें हैं जो सेंटर के हैं, क्या हकें हैं जो स्टेट के हैं। अब वो है कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल डॉक्यूमेंट हमारे भारत के मानने में, ये है कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल डॉक्यूमेंट की कश्मीर हमारा है। अब आप उसको 370 को हॉलो को हुक करने से आपने वो निकाल दिया, कहीं ना कहीं तो उसको वापस आना पड़ेगा ना, वो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं। तो अगर वो बेसिस नहीं है तो फिर क्या ऑल्टरनेटिव है? एक असेंबली आपको लगानी पड़ेगी जो फिर डिसाइड करेगा कि नहीं, हम इसको बदलना चाहते हैं। अब वो क्या कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली लगाएंगे? आप क्या करेंगे? ये यूटी असेंबली तो नहीं कर सकती, कॉन्स्टिट्यूशनली कैसे हो सकता है? तो ये इसीलिए मैं कहती हूँ, ये चाहे ना चाहे, और मैं भी स्वीकार करती हूँ कि मुझे नहीं लगता कि ये इस चीज पे बात करेंगे। अब देखें 24 में क्या होता है, 2024 में कौन सी सरकार आएगी। फिर भी मैं कहूंगी कि ठीक है, 5 साल बाद नहीं तो 10 साल बाद या 20 साल बाद, पर ये मुद्दा नहीं जाने वाला। आपके हिसाब से मुद्दा जाने वाला नहीं है। और अब जब तक ये सरकार है, आपने कहा कि 2024 में क्या होता है उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। अगर ये सरकार बनी रहेगी तो फिर 2024 के बाद भी धारा 370 तो वापस आने वाला नहीं है। लेकिन अगर उसके बाद कोई सरकार आती, क्या वो इतनी हिम्मत कर पाएगी? क्योंकि उसके रिपरकशंस जो हैं वो पूरे देश में होंगे। लोगों के अंदर एक अलग तरीके की का नेशनलिज्म चल रहा है, तो मामला काफी उलझा हुआ है। खैर राधा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, थैंक यू सो मच।
बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और हम उम्मीद यही करते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर हालात सुधरे, पहले से बेहतर हो, चुनाव हो और कम से कम एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया शुरू हो, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर अगर लोकतांत्रिक प्रक्रिया शुरू नहीं होगी तो स्पेस कोई और ले जाएगा और फिर वो देश के लिए और खतरनाक बात होगी। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।